और चौथे भी यहाँ नहीं है, पर वो तो हालांकि इन तीन लोगों से तो मैं व्यक्तिगत तौर पर बढ़ता हूं। मैंने पाया है कि इन लोगों के जीवन में पाखंड का अंश बहुत कम है। पूर्ण रूपेण हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। लेकिन सामने इज्जत देता हूं, पीठ पीछे इज्जत देता हूं। और चौथी शख्सियत है जिनको मैंने देखा नहीं, जिनके बारे में एक मैंने मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास पर एक पुस्तक लिखने की कोशिश की 2 वर्ष पहले। उसका दूसरा संस्करण अगले महीने भी आ रहा है। 1956 से लेकर 2003 तक। और संभवतः आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं, ये एकमात्र किताब है जो पॉलिटिकल हिस्ट्री पर मध्य प्रदेश की लिखी गई है। एक जाई, टुकड़ों टुकड़ों में तो बहुत सारे लोगों ने लिखा, लेकिन एक जाई, क्योंकि जब मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी था तो कई बार जानने के लिए कोशिश करता था तो नहीं मिलता। तो उस दौरान मुझे एक शख्सियत के बारे में जानने को मिला। वो इस विश्वविद्यालय की एक ईंट में बसा हुआ है। वो आदमी इस विश्वविद्यालय की एक इंच में बसा हुआ है वो आदमी। और आज मुझे इस बात का गर्व है कि आज मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर उन्हीं के संबंध में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि उनका और सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत गहरा संबंध था। और उनका और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो संबंध था, इस कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल और सागर विश्वविद्यालय का एक अप्रत्यक्ष संबंध था। जब मैं विश्वविद्यालय की पुस्तकालय में भी घुस रहा था तो हर बार आपकी नजर वो जवाहरलाल नेहरू के उस पर जाती है जो शिला पर लगा हुआ है। 30 अक्टूबर 1952 का है वो, अगर उसको आप देखें तो। जब वो यहाँ आए थे, अभी मैंने कुलपति जी को जवाहरलाल नेहरू का वो भाषण दिया जो उन्होंने यहाँ पर दिया था। जब डॉक्टरेट दी गई जवाहरलाल नेहरू को तो उन्होंने डायनेमिक लाइफ करके भाषण दिया था कि जीवन कैसा होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि ये तो नेशनल हीरो है, किसी एक दल के, किसी व्यक्ति के, किसी पार्टी के नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू ने जिस ईंट को यहां, इस विश्वविद्यालय की ईंट को 1952 में रखा था, उस ईंट को भवन का स्वरूप देने वाला व्यक्ति था डॉक्टर द्वारका प्रसाद मिश्र, जो चौथे राजनीतिक हैं जिनको मैं हृदय से सम्मान करता हूं। और जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, उनका सम्मान होना चाहिए। और वो आपके विश्वविद्यालय के तीसरे कुलपति थे। और यहां पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो जानते होंगे, W.D. वेस्ट ने अपनी किताब में लिखा द्वारका प्रसाद मिश्र के बारे में। कुलपति जी को मैं बताऊं तो द्वारका प्रसाद मिश्र ने ही W.D. वेस्ट के समय, W.D. वेस्ट ने खुद लिखा है कि प्योर जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी उन्होंने ही 2 विभाग अलग अलग करवाए थे। W.D. वेस्ट ने द्वारका प्रसाद मिश्र के बारे में लिखा कि जिस तरह से लंदन के सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च में जाने पर एक पट्ट लिखा हुआ है कि इसके निर्माता के बारे में जानना है, इसके निर्माता क्रिस्टोफर रेन के बारे में जानना है, तो आप यहाँ की एक एक ईंट, एक एक भवन, एक एक दीवार को महसूस करो, आप उसके बारे में पता चल जाएगा। तो W.D. वेस्ट ने लिखा कि द्वारका प्रसाद मिश्र के बारे में अगर आपको जानना है तो आप इस विश्वविद्यालय की एक एक बिल्डिंग, एक एक रोड, एक एक ईंट के बारे में देखें, आप समझ जाएंगे। द्वारका प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के गृह मंत्री थे। वो वाला मध्य प्रदेश जो 1956 के पहले का मध्य प्रदेश था, जिसको CPN बरार बोलते हैं। मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 में देश के गृह मंत्री बने। पर द्वारका प्रसाद मिश्र उनके निरंतर संपर्क में रहते थे और प्राउडली द्वारका प्रसाद मिश्र अपने आप को सरदार वल्लभ भाई पटेल का शिष्य कहते थे। और वैसे ही इतना कि आपने अभी कहा कि प्रोफेसर दुबे साहब ने कहा कि उन्होंने बहुत कुछ लिखा नहीं तो उनके बारे में पता नहीं चलता कि क्या उन्होंने कहा। 10 जुलाई 1946 को एक पत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल ने द्वारका प्रसाद मिश्र को लिखा। क्या लिखा पत्र कि though the president has been elected for the 4th time, he often acts with childlike innocence, which puts us in great difficulties quite unexpectedly. ये नेहरू जी के बारे में कह रहे थे कि बच्चों जैसी कई बार चीजें कर देते हैं जवाहरलाल नेहरू, जिसके कारण हम लोग को बड़ी मुश्किलें होती हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किससे दिल की बात बोल रहे हैं? संभवतः महात्मा गांधी के सामने बोलते होंगे और इनकी चिट्ठी में
ये तो लिखित प्रमाणित दस्तावेज है। ऐसा उनका संबंध था। 50 के करीब 47 के बाद, जैसा आप सभी जानते हैं कि 2 रियासतें थी हिंदुस्तान में। सब लोग जानते हैं कि 545 रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वीपी मेनन का। मैंने उसको उस समय बड़ी बड़ी घटनाएं भी हुई जूनागढ़ के रियासत के मामले में हुई कि वो रियासत का बंटवारे के समय अपने कुत्ते को साथ लेके आया, और बाद में वीपी मेनन और जब जूनागढ़ के नवाब के बीच में बातचीत हो रही थी तो इसी वाइसरॉय हाउस में, जिसको राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, वहां पर वीपी मेनन ने अपनी रिवॉल्वर निकाल के जूनागढ़ के नवाब के सिर पे लगा दी। दस्तखत करते हुए नहीं। भोपाल का नवाब, इत्ता सा नवाब, पिद्दी सा नवाब, भोपाल और सीहोर में भोपाल की रियासत खत्म। पूरा पैसा लिया तो उन्होंने जो बैंक था भोपाल बैंक, उसका कराची ट्रांसफर कर दिया। जिन्ना ने इनको बरगला दिया कि हम तुमको प्रधानमंत्री बनाएंगे, तुम तो बड़े रहो। ऐसे लोगों से निपटना। और भोपाल नवाब की दम ये कि जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन मेरे साथ में गोल्फ खेलते हैं, क्या मजा। ऐसे ही एक और नवाब जहां पर द्वारका प्रसाद मिश्र चित्र में आते हैं, निजाम, हैदराबाद का निजाम, दुनिया का सबसे धनी निजाम, सबसे धनी राजा, जिसके लिए अंग्रेजों ने, सिंधिया के लिए बोलते हैं कि सबसे बड़ी रियासत थी अंग्रेजों के उसमें, अंग्रेजों के ताज में सबसे बड़ी रियासत का एक जो फूल होता था वो सिंधिया का भी होता। देखिए अब सिंधिया का भी कनेक्शन है कि तीसरी जो चांसलर हुई वो राजमाता यहाँ पर हुई थी, और राजमाता को फिर हटवाया इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते। खैर वो एक अलग चीज है। तो वो निजाम जिसके लिए उपाधि दी गई हिज एक्साल्टेड हाईनेस, एक्साल्टेड का हिंदी शब्द क्या होगा, माने ऊंचे से भी ऊंचा हाईनेस। और वो इतना कंजूस आदमी था कि पांव में ऐसे स्लीपर पहन के और गंदे संदे कपड़े पहन के जाता था। और उसकी कंजूसी का एक जो अक्सर किस्सा चलता था कि वो 1947 और 45 में अपनी 1919 की रॉल्स रॉयस कार में घूमता था। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आजकल के जमाने में अगर कोई आदमी 8 साल पुरानी कार लेके हम और आप घूमे तो कहते हैं ये बहुत पुरानी कार हो गई, क्या बात है। तो निजाम घूमता था, तो उसकी कंजूसी के भी बड़े हिस्से थे। पर जब वल्लभ भाई पटेल वहां व्यस्त थे कश्मीर में और तमाम सब जगह, जैसे ही 4 जून को माउंटबेटन ने घोषणा की कि 15 अगस्त को ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, तो 12 जून को निजाम साहब ने घोषणा कर दी कि और हैदराबाद अपना एक अलग राज्य होगा। और हैदराबाद अलग राज्य होगा तो जो बरार जो हिस्सा है मध्य प्रदेश का, सीपीएन बरार जो कहलाता था, उसमें वहां उसने अपने प्रधानमंत्री को भेजा कि इसको कब्जा करो। उस समय द्वारका प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के गृह मंत्री होते थे। उन्होंने दौरा किया वहां जाके, सरदार वल्लभ भाई पटेल से बात की। चूंकि निजाम कह चुका था कि मैं ये मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाऊंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि एक और कश्मीर पैदा मत करो। और वो पूरा का पूरा जिम्मा सौंपा गया द्वारका प्रसाद मिश्र और जो उसकी सेना थी, जो रजाकर सेना कहलाती है, जो बहुत ही आतताई किस्म का एक मर्सनरी आर्मी थी। उस समय जो सैनिक कार्यवाही हुई उसको नाम दिया गया पुलिस एक्शन। कारण यह था कि हिंदुस्तान के भीतर कैसे सेना का उपयोग हो, और यह सुझाव था पंडित मिश्र का। और पंडित मिश्र ने कहा कि इसको पुलिस एक्शन नाम दो, भले जनरल रॉय चौधरी उसको लड़ने के लिए आए, और 12-15 के युद्ध में उसके लिए नेस्तनाबूद कर दिया गया। उस समय जो संवाद हुए इनके सरदार पटेल और द्वारका प्रसाद मिश्र के, बहुत कुछ डॉक्यूमेंटेड है टीपी मिश्र की तरफ से। हालांकि वो बहुत कुछ क्लासिफाइड भी है, क्योंकि उस समय का वो मामला बड़ा गंभीर मामला था। पर तब से द्वारका प्रसाद मिश्र में लगभग सरदार वल्लभ भाई पटेल की आधी से ज्यादा आत्मा और उनकी कार्यशैली प्रवेश कर चुकी थी। वो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहलाते थे, तो आयरन मैन ऑफ मध्य प्रदेश कहलाने लगे। और इतना आयरन मैन कहलाने लगे कि उनसे फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये ही आदमी है अब अगला जो अपनी टारगेट पे होगा।
और वहां से द्वारका प्रसाद मिश्र के खराब दिन शुरू हुए। इतने खराब दिन द्वारका प्रसाद मिश्र के शुरू हुए क्योंकि द्वारका प्रसाद मिश्र कांग्रेस के भीतर दक्षिणपंथी ग्रुप के माने जाते थे। टंडन के साथ में रविशंकर शुक्ल स्वयं दक्षिणपंथी नेता थे। विद्या मंदिर शुरू करने वाले, विद्या मंदिर योजना शुरू करने वाले रविशंकर शुक्ल थे। उस समय के कांग्रेस के नेताओं को देखो तो लगेगा कि आप लोग की पार्टी के नेता है, बीजेपी के नेता, कुछ एक नेताओं को छोड़ दें। जब द्वारका प्रसाद मिश्र के लिए मुश्किलों के दिन शुरू हुए, द्वारका प्रसाद मिश्र को मुश्किलों के भी दिन क्यों शुरू हुए वो एक पैरा मैं पढ़ के बताऊं, क्योंकि ये बहुत ही एकेडमिक ऑडियंस है तो मुझे लगता है यहाँ पे बोलना मौजू नहीं है, मौजू है। उन्होंने लिखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए उन्होंने अपनी किताब में लिखा, द्वारका प्रसाद मिश्र ने, लिविंग इन एरा का जो सेकंड पार्ट है, नेहरू एपॉक, मोनार्की टू डेमोक्रेसी। I could not help feeling from 15th August 1947, the day of independence, to 15 December 1950, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत हुआ है, when Patel's eyes closed, whatever achievements stood to the credit of government of India were mostly brought about by Patel, and that Nehru's entire record during this period consisted of committing one error after another. जो कुछ भी है और यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो उनकी जो ड्यू क्रेडिट, जो अब बोलते हैं उनको जो ड्यू क्रेडिट नहीं मिली, ड्यू क्रेडिट मिलना इस पुस्तक के बाद में शुरू हुआ। चूंकि बहुत ही नजदीकी व्यक्ति, तो उन्होंने कहा कि उनको असली व्यक्ति वो है और जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारी गलतियां करी। बड़े नेता हैं, व्यक्ति ही होते हैं, गलतियां कर सकते हैं। माओ ने स्टालिन के बारे में कहा कि 10 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। माओ ने स्टालिन के बारे में कहा कि समाजवाद और कम्युनिज्म है उसमें भी सब कुछ एक जैसा नहीं है। तो गलतियां तो बड़े नेता भी कर सकते। जब माओ स्टालिन के बारे में कह रहे हैं तो इतना जिसको कहें कि वो होना चाहिए। उन स्थितियों में जब द्वारका प्रसाद मिश्र ने नेहरू की खिलाफत की, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ खड़े हुए, तो इसका मतलब ये तय था कि अब भैया आप कांग्रेस में तो नहीं रह सकते। स्थितियां ये उत्पन्न हो गई कि अगस्त के महीने में, अगस्त 1951 में द्वारका प्रसाद मिश्र के लिए मध्य प्रदेश की विधानसभा में, जो उस समय नागपुर में थी, खड़े होकर इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने 16 पेज का अपना इस्तीफा लिखा और उन्होंने लिखा कि किस तरह जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के कारण यह देश गड्ढे में जाएगा, चीन नीति, पाकिस्तान नीति वगैरह वगैरह वगैरह। उस समय आइडिया ये था कि टंडन जी और भी बाकी के जो दक्षिणपंथी कांग्रेस नेता वो सब लोग इस्तीफा देंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की लाइन को ध्यान में रखते हुए, पर ऐसा नहीं हुआ। केवल द्वारका प्रसाद मिश्र ने इस्तीफा दिया। द्वारका प्रसाद मिश्र ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद में वो जैसा था रोड पर आए। रोड पर आए तो उनसे कहा गया नहीं, आप रोड पर नहीं। उस समय आरएसएस के जो दिल्ली प्रांत के संघचालक थे, मौनी चंद्र शर्मा, जो पटेल साहब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए बाद में, जनसंघ के अध्यक्ष हुए, मौनी चंद्र शर्मा ने द्वारका प्रसाद मिश्र कहा कि आप स्वयं सेवकों को आगे संबोधित कीजिए। तो झंडे वाला पर उन्होंने 25,000 स्वयं सेवकों को भाषण दिया द्वारका प्रसाद मिश्र ने। बहुत सारे लोगों ने सुना, कांग्रेसियों ने भी सुना, तमाम सब। और इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण बात हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं भूल रहा हूं, कि जब महात्मा गांधी हत्याकांड हुआ और उस समय गुरुजी गोलवलकर जब जेल में थे, बैतूल की जेल और सिवनी की जेल में, तब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री होते थे द्वारका प्रसाद मिश्र। तो द्वारका प्रसाद मिश्र थे जो गोलवलकर जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में कड़ी बने हुए थे। जो पत्राचार हुआ है, जो उस समय जो बात हुई थी कि आरएसएस का संविधान लिखा जाना चाहिए, तमाम सब चीजें उस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ से। तो जो मैं कह रहा हूं कि आधी आत्मा लगभग उनके अंदर थी, वो ऐसे ही नहीं, उसके पूरे प्रमाण है, वो एक बिल्कुल अलग चीज है। तो खैर मौनी चंद्र शर्मा ने उनको बुलाया, भाषण हुए। उसी समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पता चला जनसंघ बन रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको हमारी पार्टी का अध्यक्ष बनना है पहला। द्वारका प्रसाद मिश्र के लिए इन्विटेशन दिया, एंड दीज आर ऑल रिकॉर्डेड फैक्ट्स। जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा नहीं भैया, आपकी पार्टी में कल्चर ज्यादा है, एग्रीकल्चर कम है, मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा आपकी पार्टी का। तो वो चलेगा सोशलिस्ट पार्टी में,
4 साल में वो 6 जगह से चुनाव लड़े, 6 जगह से चुनाव हारे। तो रविशंकर शुक्ल ने कहा कि आप बड़ी दुर्दशा हो रही है मिश्र जी, आप उनके परम शिष्य भी थे, तो कहा ऐसा करो कि आप गाड़ी घोड़ा रहे, मैंने कहा सुना आपका काम चलते रहा, आप पढ़ने लिखने वाले आदमी, कृष्णायन उन्होंने लिखा था द्वारका प्रसाद मिश्र ने, इस विश्वविद्यालय को गर्व होना चाहिए कि यहाँ के कुलपति ने कृष्णायन लिखा है। कृष्णायन जो रामायण की तरह है, जिसमें 8000 दोहा चौपाई कृष्ण के बारे में है। और मुझे कहते हुए बड़ा दुख लगता है कि जब मैं इसी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में आया द्वारका प्रसाद मिश्र की पुस्तकों की जानकारी लेने के लिए, तो मुझे बहुत सारी पुस्तकें यहाँ नहीं मिली। कृष्णायन अलबत्ता एक प्रति जरूर मिली, एक छोटी सी प्रति। कृष्णायन रामायण जैसी भगवान कृष्ण पर दोहा चौपाई में, मैंने अपने फेसबुक पर पिछले वर्ष शेयर किया था इसके लिए, अद्वितीय ग्रंथ है, अद्वितीय ग्रंथ है। तो इतने बड़े विद्वान को रविशंकर शुक्ल ने कहा कि बताओ ये 6 जगह से चुनाव हार गए महाराज, क्योंकि चुनाव ऐसे लोग हार ही जाएंगे, क्योंकि वो जैसा प्रहलाद जी कहते हैं कि ये सभा में नहीं, ये सब इधर हम आपसे संबंध बनाने नहीं आए, तो वोट मांगने आए, भैया आपके यहाँ शादी ब्याह में नहीं आए, ये गलत कह रहे हैं, ऐसा बोल के चले आए एक जगह। तो ऐसे में चुनाव जीतना बहुत मुश्किल भी होता है, और खासतौर पर जो भी थोड़ा एनलाइटेंड होगा उसको बहुत मुश्किल होती है चुनावी राजनीति में। तो 6 जगह से चुनाव हार गए द्वारका प्रसाद मिश्र, जब चुनाव हार गए तो ठीक है आप ऐसा करो, आपको चांसलर यहाँ का वाइस चांसलर बना लेते हैं। और मजेदार बात ये एक और है, आप सब लोगों को शायद जानकारी होगी कि जब हरि सिंह गौर, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव रविशंकर शुक्ल के सामने रखा, और यूं भी था क्योंकि रविशंकर शुक्ल के पिताजी ही डॉक्टर गौर के लिए रायपुर ले गए थे, सहायक जिलाधीश के पद से इस्तीफा दिलवा के वकालत जब वहां कर रहे थे। तो उन्होंने आपस में कहा, गौर साहब ने कहा कि अगर वाइस चांसलर तुम होगे तो ही मैं विश्वविद्यालय बनाऊंगा। यानी रविशंकर शुक्ल, अंग्रेज गवर्नर था उसमें, उसने कहा कि नथिंग डूइंग, इस तरह का लेजिस्लेशन हम बना ही नहीं सकते, तो उन्होंने कहा थोड़ा रुक जाओ। तो 1 वर्ष विश्वविद्यालय का बनना टल गया, 45 की होने के लिए 46 में आया जब चांसलर रविशंकर शुक्ल हुए। इसीलिए 73 के पहले तक तो यहाँ का अलग ही आपका संविधान था। तो जब उन्होंने उनके लिए ये प्रस्ताव किया उन्होंने ठीक, तो रविशंकर शुक्ल का भी बड़ा जुड़ाव है इस विश्वविद्यालय से, सागर से। और ये भी मैं आपको बताऊं कि द्वारका प्रसाद मिश्र ने भी वो 2 समाधियां बनवाई, डॉक्टर गौर की और रविशंकर शुक्ल की। रविशंकर शुक्ल की समाधि बनने के पीछे कारण मैं आपको बताता हूँ। रविशंकर शुक्ल ने कहा कि भैया क्या करोगे, तो हुआ कि सागर विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर बनके चले जाइए। यहाँ पर चुनाव होते थे तो वाइस चांसलर के सीनेट के द्वारका प्रसाद मिश्र आए, चुनाव लड़े। त्रिपाठी जी पिछली बार 2 बार से वाइस चांसलर रह चुके थे, उनका बड़ा होल्ड था, बहुत बड़े विद्वान थे, चुनाव में वो जीत गए, त्रिपाठी जी जीत गए, द्वारका प्रसाद मिश्र चुनाव हार गए। बड़ी उन्होंने कहा क्या राजनीति तो चाणक्य, तो राजनीति तब भी ऐसी रही है। तो रविशंकर शुक्ल ने कहा कि मैं चांसलर हूँ, ये चुनाव गलत हुए, टेक्निकल ग्राउंड ने चुनाव निरस्त कर दिया, और 16 नए सीनेट के मेंबर भर्ती हुए, और द्वारका प्रसाद मिश्र वाइस चांसलर बने। और जब वाइस चांसलर बने तो सर आप सब लोगों को पता होगा, आप सब लोग बहुत सीनियर हैं, मकरोनिया का विश्वविद्यालय था, यहाँ पर कुछ नहीं था, एक ये बिल्डिंग के कुछ एक ईंटें रखी गई थी, धीरे धीरे काम हो रहा था, क्योंकि तब भी वैसे ही चलता था प्रशासन। आज कुलपति जी बैठे हुए हैं, जब भी प्रशासन, और वो थोड़ा सा एक हमेशा से उस तरह का चलता रहता कि कलेक्टर अपने आप को कलेक्टर ही समझ रहा है, एसपी अपने आप को एसपी ही समझ रहा है। और जब द्वारका प्रसाद मिश्र आए सागर में कुलपति बन गए, तो उन्होंने कहा कौन कलेक्टर कौन एसपी, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का पूर्व गृह मंत्री हूँ, तो उनकी यहाँ पर तो ख्याति कुलपति के रूप में कम, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री के रूप में ज्यादा होती थी। उस समय मध्य प्रदेश सागर में एक एसपी रहे कृपाल सिंह ढिल्लों, उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा, तो बाद में कृपाल सिंह ढिल्लों पंजाब में जाके डीजीपी बने, अभी भोपाल में रहते हैं। उन्होंने लिखा कि जब मैं कुलपति से मिलने के लिए गया तो वहां जाके देखा कि सब लोग उनके पाँव पड़ रहे हैं, ये पंजाब से आए, मुझे थोड़ा सा असहज लगा, लेकिन उन्होंने फिर लिखा इतनी चलती थी उनकी, जो डब्ल्यू डी वेस्ट ने भी अपनी किताब में लिखा कि द्वारका प्रसाद मिश्र अकेले घूमते थे इस विश्वविद्यालय में,
और पटवारी क्या, तहसीलदार, सबको बुला के 1-1 इंच इस विश्वविद्यालय की जमीन प्रशासन से नपवाई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस विश्वविद्यालय को महसूस करना है, द्वारका प्रसाद मिश्र के बारे में जानना है तो विश्वविद्यालय को महसूस करिए। और जब वो यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में जो 24-25 विभाग बने और तमाम सब चीजें जो बनी, और जब यहाँ पर द्वारका प्रसाद मिश्र थे तो 2 टर्म चांसलर रहे। उस बीच में वल्लभ भाई पटेल जी का देहांत हो गया, लेकिन उनकी जो राजनीतिक जो क्रम था वो ये निरंतर यहाँ पर चलाते रहे। और एक जो अनुभव सरदार वल्लभ भाई पटेल का द्वारका प्रसाद मिश्र को बड़ा काम आया और मध्य प्रदेश के काम आया कि जिस तरह से देश का एकीकरण 545 रियासतों का किया, 56 में जब मध्य प्रदेश बन रहा था तो यहां से बैठ गए द्वारका प्रसाद मिश्र जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है उसके लिए सुझाव देते रहते थे, नेताओं को बुलाते रहते थे। एक जगह वो हार गए सर गोविंद वल्लभ पंत के मामले में, वो हार गए ललितपुर के मामले में। ललितपुर मध्य प्रदेश में तब होना था। All these are recorded facts. I'm not ये वो नहीं है। जब यहाँ पर वो थे उसी दौरान मध्य प्रदेश 56 में 2 महीने मुख्यमंत्री रह पाए रविशंकर शुक्ल। नए मुख्यमंत्री काटजू आए। काटजू आने के बाद में स्थितियां कुछ गड़बड़ हुई, मध्य प्रदेश में चला कि नया मुख्यमंत्री बनना चाहिए। नए मुख्यमंत्री बनने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष ने कहा कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो जैसे ही इनकी बात चली, पारित हुए प्रस्ताव, तो कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया कि जो कुलपति हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और उस चक्कर में हुआ ये कि एक दूसरे कुलपति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय गुजरात के, बाबू भाई पटेल, जो बाद में 77 में जाके जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने, वो भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो हमेशा इनके लिए खैर जिस तरह से भी है। और अंत में जब 63 में जाके मध्य प्रदेश में 1 वर्ष 6-8 महीने बाहर रहे इस विश्वविद्यालय से इस्तीफा देने के बाद में, और जब वापस द्वारका प्रसाद मिश्र भोपाल पहुंचे मुख्यमंत्री के तौर पर, तो जो सबसे पहला उन्होंने काम किया, उस समय वहां जो सचिवालय बन रहा था जिस पर हम सब लोग जाते हैं, देखते रहते हैं, उस सचिवालय का नाम उन्होंने वल्लभ भवन करवाया। तो आज भी वल्लभ भाई पटेल हर सरकारी दस्तावेज मध्य प्रदेश के उनमें जीवित है। उनके प्रति जो भाव थे, जो श्रद्धा थी, उसके लिए उन्होंने मूर्त रूप में उतारने की कोशिश की। सागर विश्वविद्यालय का ये अपरोक्ष कनेक्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति जो श्रद्धांजलि उनकी जो थी, उसको मैं एक श्रद्धांजलि के रूप में देखता हूं। और मुझे इस बात का बहुत अभिमान है, मुझे लगता है हम सभी लोगों को अभिमान, हम सभी लोग पूर्व छात्र हैं, हम लोग उस गौरवशाली इतिहास के आगे की कड़ी हैं। और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के बहाने मुझे आप लोगों ने ये जो अवसर दिया और ये बात बताने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मेरी जो आने वाली जो पुस्तक है राजनीतिनामा मध्य प्रदेश, पिछली पुस्तक में तो ज़्यादा इस पर नहीं कर पाया था, इसलिए इस बार मैंने अलग से 5-6 पन्ने सागर विश्वविद्यालय को, यही जो मैंने बहुत कुछ कहा है इसके संबंध में जोड़े, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोगों ने अवसर दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग सरदार पटेल के बारे में बहुत सारी जानकारियां किताबों से, समाचार पत्रों के माध्यम से जानी होगी, और उनका हमारे देश के लिए क्या योगदान रहा है ये भी इन सब से आप भली भांति परिचित हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जिस क्षेत्र में चूना पत्थर बहुत ज़्यादा मिलता है वहाँ अंदर में गुफाएं बन जाती हैं, क्योंकि चूना पत्थर पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है, तो अंडरग्राउंड केव्स, नीचे गुफाएं बन जाती हैं। और जब गुफाएं बहुत बड़ी बन जाती हैं, उनमें जब फर्श निर्मित हो जाता है और छत निर्मित हो जाता है, तो उनमें फिर पिलर्स बनते हैं। कुछ पिलर्स ऐसे होते हैं जो छत से ग्रो करते हैं, नीचे की तरफ लटकते हैं, और कुछ पिलर्स जो हैं वो फर्श से ऊपर होते हैं। कभी कभी दोनों का मिलन भी हो जाता है।
भारत थी, यदि हम भारत देश की गुफा माने, एक ऐसे पिलर थे जो जमीन से ऊपर उठे और अकेले ही छत तक पहुंच गए और इतना देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का, समाज सेवा का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किए कि वो केवल नेशनल हीरो ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के हीरो बन गए और वो एक युग पुरुष बन गए। हम उनको युग पुरुष के रूप में याद करते हैं और उनका जितना योगदान है उसमें हमको उनको युग पुरुष के रूप में केवल नेशनल हीरो के रूप में नहीं प्रोजेक्ट करना चाहिए बल्कि एक युग पुरुष के रूप में उनको हमको प्रोजेक्ट करना चाहिए। ये यदि हम नहीं करते हैं तो उनके प्रति हम लोगों का, हम भारतीयों का अन्याय होगा, हम लोग उनके प्रति अन्याय कर रहे हैं। जब हम देखते हैं कि जब कोई किसी के अंदर में देशभक्ति की भावना है, वो अपने घर से उपजती है, घर की किस तरह की संस्कृति है, किस तरह की परिस्थिति है, वहां से ये सब भावनाएं और जो आदमी का चरित्र निर्माण होता है, घर में किस तरह के संस्करण है, किस तरह की परिस्थितियां हैं, किस तरह का परिवेश है, वहां से कैरेक्टर फॉर्मेशन की शुरुआत होती है। आप देखेंगे कि पटेल जी, उनके बड़े भाई लायक बैरिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो बाहर जाकर के बैरिस्टरी की पढ़ाई कर सकें। और जब ये बड़े हुए और पढ़ने, ये भी बैरिस्टरी बनना चाहे और अप्लाई किए, उस समय जो इनका सिलेक्शन हो गया तो ये स्वयं नहीं जा करके अपने सिलेक्शन के स्थान पर अपने भाई को भेज